8. हर्ष, मैं उत्तराखंड से आता हूँ जी। एंड हमारे यहाँ एक फोकलोर है, एक ऐसी एंटिटी का, एक ऐसी, हम आप उसको चुड़ैल बोलेंगे या पिशाचनी बोल रहे हैं, जो भी बोले, लेकिन वो एक प्रेग्नेंट औरत का भूत होता है जी। जो कि लोगों को टॉर्चर करता है अलग अलग नामों से। यू मीन टू से तरीकों से। उत्तराखंड का फोकलोर, राइट? उत्तराखंड का फोकलोर एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने नाम सुना होगा जिसे किचकंडी किचकंडी बोलते हैं, किचकंडी बिल्कुल। नाम से बोलते हैं। तो अगर आप किचकंडी के बारे में कुछ बात कर राहुल, कई सारी ऐसी पिक्चरें भी आई हैं जिसमें किचकंडी का जिक्र है। एग्जैक्टली। अभी रिसेंट में एक पिक्चर आई थी भूत पुलिस, जिसमें किचकंडी का जिक्र था। अब मैं आपको किचकंडी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। ओके। शिमला में एक जगह है, वहां पर मेरी एक दोस्त का रिजॉर्ट हुआ करता था। उसके आसपास बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर उसके चाय के खेती थी, बहुत सारे चाय के बागान थे। 1-2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1-2 साल के बाद वहां पर मौतें होना शुरू हो गई। उस बागान में हर बार कोई ना कोई मरा हुआ मिलता। ओके। हद उस दिन हुई जिस दिन अमावस्या के दिन उस बागान में करीब 12 लोग एक साथ मर गए। कैसे? लेकिन ये किसी को नहीं पता, और 12 के 12 लोगों की आंतें शरीर से बाहर निकली हुई। एज एन लाइक उनका पेट फटा हुआ होता था और आंतें बाहर निकली हुई होती। उनका हाथ उनके पेट में घुसा हुआ होता था। इट्स लाइक दैट। और ये न्यूज़पेपर में भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। सन 2015-16 के आसपास की बात है। तो उस समय ये केस बहुत ज्यादा बड़ा था। मेरी दोस्त रितु, जो कि वहां की ऑनर थी अपने रिजॉर्ट की, वो शायद रिजॉर्ट छोड़कर जाने वाली थी। उसने जब ये सारी बातें आईपीएस को बताई, जो पैरानॉर्मल सोसाइटी थी, उन सबको बताई, तो कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए वहां पर, और उनको ये लगा कि वहां पर कोई चुड़ैल है जो चाय के बागानों में रहती है। क्योंकि हर बार ये होता था राहुल कि उनको किसी के चलने की आवाज आती थी, किसी के पायलों की आवाज आती थी। ओके। इसके साथ साथ ताज्जुब की बात ये थी कि अगर केवल चुड़ैल होती तो उन्हें इन सब की आवाज आती, वो सब ठीक था। पर ताज्जुब की बात ये थी कि उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज भी आती थी साथ ही साथ। ओके। जैसा कि फोकलोर से जाहिर है कि किचकंडी एक ऐसी अतृप्त आत्मा होती है जिसके अंदर उसका बच्चा जीवित होता है। मतलब जिस दिन औरत की डिलीवरी होने वाली हो, उस दिन उस औरत को जबरदस्ती मार के कहीं गाड़ दिया जाए, तब वो शरीर जो होता है त्यागने के बाद किचकंडी बनती है। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर कभी कुछ ऐसी औरत रही होगी जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो वो किचकंडी ने वहां पर पूरा उस चीज को घेर लिया। मतलब जब किचकंडी एक औरत के अंदर, यानी कि बच्चा पूरी तरीके से फॉर्म शेप ले लेता है, ऐसे उसके अंदर लाइफ आ जाती है, उसके बाद अगर आप उसका खून कर दे तो ये होता है। किचकंडी के साथ एक बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंट ये होता है कि इनकी एक कमजोरी भी होती है। क्या? एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये मुंशियारी का किस्सा है। आपने मुंशियारी के बारे में जरूर सुना होगा। 2 फैमिली थी जिनका एक बहुत बड़ा सा खेती थी, और वो लोग मोस्टली क्या करते थे कि 6 महीना वहां रहते थे और 6 महीने आ जाते थे इधर लखनऊ और कानपुर के साइड में। ओके। ये तो ऐसे हमारी दोस्ती हुई, इनसे बातचीत हुई। खैर, उनके पहाड़ों पर जब गए तो बहुत सारे फोकलोर सामने आए, बहुत सारी चीजें सामने आई। लेकिन उस दिन कुछ हाई अलर्ट लगा हुआ था वहां पर। उस दिन पुलिस वाले जो थे वो ये कह रहे थे कि कोई भी इंसान 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। आई डोंट थिंक सो कि पहाड़ों पर कभी, राहुल, आपके यहाँ ऐसा होता होगा कि कोई 6 बजे के बाद ना निकले या कुछ ऐसा तो नहीं होता होगा शायद। मैं आपको ऐसे हकीकत बताऊं, पहाड़ों में तो लोग 7:30-8 बजे कर्फ्यू ऐसा लगे आता है लोग। नॉर्मली ट्रेंड ये है कि रात में कुछ खास होता नहीं करने के लिए। तो और ऐसा भी कहा जाता है कि पहाड़ों में छल होता है, हेलुसिनेशंस बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। खैर, हेलुसिनेशन के चलते वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कि अगर कोई भी इंसान बाहर आता है, क्योंकि मैं वहां पर रहने गया 2 दिन के लिए, तो वहां पर बोर्ड में ये लिखा था कि अगर कोई भी इंसान शाम के 6 बजे के बाद बाहर आता है और उसकी जान जाती है तो मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। उसकी फैमिली खुद आकर लाश लेकर चली जाए। और ये बड़ा ही खतरनाक था। वहां के जो अधिकारी थे उनका एक बहुत कॉशन सा बोर्ड लगा हुआ था, और फिर जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग उसका नाम तक नहीं लेते। खैर, जब मैंने अपने दोस्त के घर वालों से पूछा तो उन्होंने बाहर कुछ नहीं बताया। वो इतने ज्यादा डर गए थे। उन्होंने कहा कि हम आपको जो भी बताएंगे घर चल के बताएंगे। खैर, हम उसके साथ घर जाने लगे तो शाम के 5:30 बजे के आसपास का वक्त होगा। उनकी कार बीच रास्ते में पंचर हो गई। ओके। और बीच में वही खेत थे।
हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते 6:15 हुआ, लेकिन राहुल 6 से 6:15 के बीच का जो वक्त था, आप यकीन मानिएगा उस गांव के लिए एक बहुत बड़ी दहशत का वक्त था, क्योंकि एक भी जानवर कहीं बाहर नहीं टहलता हुआ दिख रहा था मुझे। आप जा चुके हैं उसमें? मैं मतलब वो गांव ही पूरा पूरा वैसा है। ओके। खैर जब लोग अंदर गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर किचकंडी रहती है। नाम सुन के मेरे को समझ में नहीं आया, जब उन्होंने बताया कि एक सुपरनैचुरल एंटिटी है और लोगों को मारती है। जब मैंने किचकंडी के बारे में थोड़ी रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि एक गर्भवती औरत की आत्मा होती है। ओके। खैर उस दिन 3 लाशें बरामद हुई अगली सुबह। उस रात तो हम लोग घर पे ही रुके। अगली सुबह 3 लाशें बरामद हुई। किसकी? 2 आदमियों की थी और एक औरत की थी। जो 2 आदमियों की लाशें थी वो वैसे ही सेम लाश कि उनकी आंतें बाहर निकली हुई, हाथ अंदर घुसा हुआ, लेकिन जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी जो मरी हुई थी। और ये बड़ा ताज्जुब था कि उसने अपना पेट नहीं फाड़ा था, बट वो प्रेग्नेंट थी। अगर अर्श नेचुरल रीजंस की वजह से डेथ हो जाए तो क्या इवन इन दैट केस आप किचकंडी की एंटिटी में बदल सकती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से वो एक रिवेंजफुल स्पिरिट होती है। अच्छा। और जितने भी लोगों को उसने मारा है बहुत ही बेरहमी से मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबके ये आया था कि उनका पहले गला दबाया गया है, उसके बाद इन्होंने अपने ही पेट में अपना ही नाखून खरोच खरोच कर वो आंतें बाहर निकाल ली। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी चीजें आई। खैर जब ये चीजें वहां बढ़ गई, मैं 2 दिन से ज्यादा, शायद से मैं 15 दिन रुक गया था राहुल, क्योंकि वो हाई अलर्ट लगा हुआ था कि किचकंडी आ चुकी है ऐसा करके। वहां पर बहुत सारे तांत्रिक आए जिन्होंने ये बताया कि कोई भी निकलेगा नहीं। उन्होंने कुछ यंत्र वगैरह दिया और बोला कि इसका ही उपयोग करेंगे आप लोग। तो खैर हमें समझ में आया नहीं ये सारी चीजें। और ये होने के बाद मेरी ट्रेन थी अगले दिन की। 15वें दिन जब मैं वहां पे रुका हूं तो 15वें दिन मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने किचकंडी को देखा था लाइव, और वो मरा नहीं था। रीजन बिहाइंड वो बुरा आदमी नहीं था। ओके। इन सारे केसेस में एक बहुत ही अजीब सी चीज सामने आई कि किचकंडी सिर्फ उन लोगों को मार रही है जो लड़कियों पर गलत नजर रखते हैं। ये बहुत ही अजीब था। मैंने उस आदमी से पूछा तो उसने कहा कि मैं एक दिन शाम को 6:30 के आसपास चाय के बागान से होता हुआ निकला, तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि कोई एक बच्चा रो रहा है, मतलब कोई एक न्यूबॉर्न बेबी है, किसी ने छोड़ दिया है। जब मैं उस न्यूबॉर्न बेबी को लेने गया, उसने बताया, तो उसके पूरे दांत काले थे, मतलब उसका पूरा मुंह काला था और आंखें सिर्फ सफेद थी। मतलब वो बच्चा था नहीं एक्चुअली। द मोमेंट उसने बच्चे को देखा है वो डर के पीछे हटा है। उस आदमी ने बताया कि वो बच्चा अपनी टोकरी में से निकलकर बहुत तेज चलने लगा है। मतलब जैसे बच्चे दोनों चारों पैरों के बीच चलते हैं ना, 2 हाथ और 2 पैर के बीच से चलते हैं, उस तरह से वो बहुत तेज चल के उसकी तरफ आने लगा है। और उस बच्चे ने इस आदमी के पैर में काटा है। उसके पैर में काटा था? जब मैंने बोला कि क्या मैं चोट देख सकता हूँ तो उसने चोट दिखाई और चोट बहुत ज्यादा गहरी थी। तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मुझे नहीं पता कि वो बच्चा क्या था, लेकिन जब मैंने उससे पूरी बात पूछी तो उसने कहा कि जो किचकंडी होती हैं ये चाहती हैं कि इनका जो कर्ज है वो हमेशा बना रहे, इसलिए ये किसी एक इंसान को चूज करती हैं और अपना कर्ज फॉरवर्ड करती हैं ताकि ये कंटिन्यू रखे उस स्पिरिट के जाने के बाद भी। फिर मैंने बोला कि क्या इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? तब जाकर पता चला कि इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है खुद किचकंडी। वो कैसे यश? आप सोच रहे होंगे कि वो खुद आत्मा ही अपनी कमजोरी कैसे है। एग्जैक्टली। किचकंडी बेसिकली जब मर जाती हैं गर्भवती स्त्री, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पेट में जो बच्चा है और जो माँ है, इन दोनों की हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं मरने के बाद। तो जब इनका अंतिम संस्कार किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो काफी देर से इनकी लाश जलती है, काफी देर से इनकी जो हड्डी होती है वो जलती है, ऐसा कहा जाता है। वो माँ बेटे का जो बॉन्ड होता है शायद फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है अंदर रहे। ठीक है, तो इनकी लाश कहीं ना कहीं तो गड़ी होगी। ये जो किचकंडी है जो इतने टाइम से वहां रह रही है, तो सिर्फ एक ही रास्ता था। हम तो खैर वापस आ गए अगले दिन सुबह। फिर वहां के लोगों से 6 महीने के बाद मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि एक तांत्रिक आए थे बहुत बड़े जिन्होंने इसके श्राप से मुक्ति दिलाई। उन्होंने उसकी डेड बॉडी को तलाशा, जैसे तैसे उसको निकाला गया। निकालने पर उनको ऐसा लगा कि कोई ऐसा बच्चा है जो उनके सामने मतलब पैर झुला रहा है बार बार। मतलब लोगों को ये लगता था जब वो लाश निकाली गई थी, वो लाश एकदम ताजी थी राहुल। उस लाश में एक भी निशान ऐसा नहीं था जो सड़ा हो, वो एकदम ताजी थी, जैसी वो मरी थी, जैसे उसको गाड़ा गया था ठीक वैसे ही निकली वो। ओके। आमतौर पर ऐसा नहीं हो सकता, जबकि वो सालों की लाश थी।
उस तांत्रिक ने जब उसको निकाला, उसके बाद राहुल, इनका अंतिम संस्कार बहुत अलग तरीके से होता है। किचकंडी के श्राप से मुक्ति पानी है तो माँ और बेटे दोनों की लाश को ऐसे शमशान में गाड़ना होता है जहां पर सिर्फ कुंवारे बच्चे चलते हों। कुंवारा घाट बोलते हैं बेसिकली उसको। ओके। तो उसके बाद उन्हें कुंवारा घाट देखकर, मतलब एक जगह देखी जहां पर सिर्फ कुंवारे लोग चलते थे, वहां ले जाया गया। वहां पर रिक्वेस्ट करी गई 5 लोगों से कम कि जो लाशें आई हैं, जो भी बच्चों की लाशें हैं जिनको जलाना है, वो सब उन्हें अग्नि ना देकर इनको अग्नि दे पहले, ऐसा कहा जाता है। किचकंडी की जो शरीर है इसको अग्नि दे, और इसको अग्नि देने के बाद जो बाकी की 5 लाशों के परिवार हैं वो उनकी लाशें उठाकर इसी के ऊपर रख दें। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा के नीचे ये दब जाती है, ये कभी फिर बाहर आ नहीं पाती। प्रोसीजर में ये भी है कि फिर उन अस्थियों को उठाकर लाया जाता है, और जो भी चाय के बागान होते हैं, जहां जहां पर भी किचकंडी के होने के संकेत होते हैं, जहां पर लोग मरे होते हैं, वहां पर उस राख का छिड़काव कर दिया जाता है। और अगर आपने सही जगह पर राख का छिड़काव नहीं करा तो किचकंडी फिर से किसी और को चूज करेगी और फिर से कोई ना कोई ऐसे मौत होती रहेगी वहां पर। लेकिन इस केस में जो एंटिटी है किचकंडी, इसका मतलब इंटेंशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है आपको हॉन्ट करने के पीछे? ये सिर्फ डराना है या इसको किसी और योनि में शामिल होना है? नहीं, इसका पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि इससे बदला लेना है, वो भी आदमियों से, वो भी ऐसे आदमियों से जिनकी नजर गलत है लड़कियों को लेकर। तो आज तो ये तो आई थिंक फोकलोज थे जो शायद हम सब ने कभी न कभी सुने हैं इनफैक्ट। यस। ऐसा क्या आपने खुद पर्सनली कोई केस टैकल किया है जिसमें किचकंडी के बारे में कुछ हो? नॉट एग्जैक्ट किचकंडी राहुल, देखिए बात ऐसी है कि कहीं कहीं पर किचकंडी इनको बोला जाता है, कहीं कहीं पर इन्हें गर्भवती चुड़ैल बोला जाता है, या फिर चुड़ैल बोला जाता है एक तरीके से। ओके। तो एक मेरा केस था मुंबई का, मुझे आज भी याद है। वो वहां पर एक पति पत्नी रहते थे और उनके 2 बच्चे होते थे साथ में, एक चौल में रहते थे वो लोग। तो हुआ ये कि धीरे धीरे उस चौल से ये शिकायतें आने लगी, मतलब उनके कमरे में रोज लड़ाई होती पति पत्नी की। आमतौर पर शायद नॉर्मल लड़ाई होती होगी, लेकिन लड़ाई इस हद तक चली जाती कि कभी कभी पत्नी पति को चाकू मार देती, और कभी कभी पति जो होता वो गर्म चिमटे से उसको मारता। तो काफी अजीब सा हो गया था माहौल उनके घर का। चौल वालों ने ये डिसाइड किया कि इन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब पूरे चौल से बाहर निकाल देंगे। द मोमेंट इन लोगों ने ये डिसाइड किया है, उसी रात को चौल के सारे बच्चे आपस में कहीं छत पे खेल रहे होंगे, तो इनकी जो वाइफ थी, मतलब पति पत्नी में जो पत्नी थी, ये ऊपर आई और अपने बच्चे को कुछ अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगी जोर जोर से। उनका बच्चा जब पूछने के लिए पास में आया, करीब 11 साल का बच्चा रहा होगा, तो एक माँ ने अपने बच्चे को उठाकर नीचे फेंक दिया। उसके सर और हाथ में चोट आई काफी ज्यादा, और ये मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया जब सारे लोगों को पता चला। फिर उनको मेंटल असाइलम भेजा गया, लेकिन वहां पर सब कुछ ठीक था। खैर, जब लोग वापस आए तो पूरे मोहल्ले के सामने ऑल्टरनेटिव पोजेशंस होने लगे इनको। पहले पत्नी पजेस हो जाती और पति को मारने की कोशिश करती, फिर पति पजेस हो जाता और पत्नी को मारने की कोशिश करता। क्या ये सेम एंटिटी होती है जो 2 बॉडीज में एग्जैक्टली गर्भवती महिला की जो स्पिरिट होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो ऑल्टरनेट पोजीशंस को हैंडल कर सकती है, मतलब वो एक ही समय पर अलग अलग शरीरों में जा सकती है। शायद राहुल आपने सुना होगा, मुझसे अभी तक जितने भी केसेस मैंने बताए हैं उसमें एक शरीर में एक ही एंटिटी रहती है। यस, मोस्टली। बट ये एंटिटी को ये अथॉरिटी होती है कि वो मल्टीपल शरीर में जाकर अपनी बात बोल सकती है। और ऐसा ही हुआ यहाँ पर। वो दोनों पति पत्नी के शरीर में बारी बारी आती, और जब भी कोई उसको ठीक करने की कोशिश करता वो किसी और में आ जाती। फिर एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है सुनैना करके, तो उसको बुलाया गया, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, और उससे मदद मांगी गई। तो उसने जब ये सारी चीजें देखी तो उसको पता चला कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी स्पिरिट इन दोनों के ऊपर लगी हुई है। खैर, उसने वहां पर जो भी प्रोसीजर करा, चीजें शांत हो गई कुछ दिन के लिए। वो पति पत्नी का जोड़ा अच्छे से रहने लगा, अलग हो गया। पर एक रात क्या हुआ, उसकी माँ ने, मतलब वो जो पति पत्नी में जो पत्नी थी, उसने अपने ही बच्चे के पेट में कैंची घुसा दी। ओह माय गॉड। बच्चा कितना बड़ा था? बच्चा 11 साल का था, उस समय 12 साल का हो गया होगा, और पेट फाड़ दिया उसका, मतलब मार डाला उसको।
ये काफी वायलेंट किस्म की एंटिटी है। बहुत अजीब सी एंटिटी, और ऐसा क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता। खैर इसके बाद इनकी पत्नी को असाइलम भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। इनफैक्ट असाइलम गई, फिर उसके बाद जेल गई। 5 साल बाद जब ये वापस आई तो ये किस्से होने फिर से शुरू हो गए। इन लोगों ने सोचा कि शायद घर में कोई दिक्कत है, तो पति पत्नी ने एक काम करा कि घर बदल दिया। वो मुंबई छोड़कर पुणे शिफ्ट हो गए। पुणे जाने के बाद ये जिस घर में रहने गए उसमें नीचे के पोर्शन में ये रहते थे और ऊपर के पोर्शन में सेम कपल रहते थे, कोई ना कोई कपल रहता था। ओके। तो हुआ ये कि इन लोगों को छोड़कर वो एंटिटी उन लोगों को पजेस करने लगी। ओके। और उनके घर में ये दिक्कतें होने लगी। मुझे आज भी याद है वो किस्सा, जब सुनैना ने मुझे बताया था कि जो दूसरे कपल थे उनके शायद माँ बाप उनसे मिलने आए होंगे घर पे, और पूरे मोहल्ले ने राहुल ये नज़ारा देखा था। सुबह के 7 बजे का नज़ारा था। उन्होंने अपनी माँ को ऊपर से लटका दिया था, दूसरे फ्लोर से, उनका बाल पकड़ के, जब तक उनके बाल पूरी तरीके से टूट नहीं गए। और जैसे ही उनके बाल टूटे पूरी बॉडी जमीन पर गिर गई। ये बहुत ज्यादा भयानक केस था जो किचकंडी का मैंने सुना था। फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए 2 और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बुलाए गए, जिन्होंने बहुत कोशिश करी, पर यह केस सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि वो हड्डी कहाँ रखी है जिससे उनकी आत्मा, किचकंडी की आत्मा जुड़ी हुई है। उज्जैन में एक मेरे नॉलेज में बहुत अच्छे बाबा थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस किचकंडी की जो आत्मा है वो एक हड्डी से जुड़ी है। हमेशा किचकंडी की आत्मा एक हड्डी से जुड़ी होती है, उसी की हड्डी से, जो उसकी बॉडी में से जो हड्डी होती है। नहीं, वो हड्डी उसके और उसके बच्चे के बीच की जो वो कड़ी होती है, वो हड्डी जलती नहीं है, ऐसा बताते हैं। तो तांत्रिक उसको सिद्ध कर लेते हैं। तो वो हड्डी से जुड़ी हुई है, और वो हड्डी थी उस चौल में जहां पर वो लोग रहते थे। फिर उस चौल से उस हड्डी को लाया गया, जैसे तैसे उन्हीं के कमरे में वो हड्डी गड़ी हुई थी। उस चौल से उसको निकाला गया और उस हड्डी की बकायदा पूजा करके उसका अंतिम संस्कार किया गया, और तब जाकर उस किचकंडी की आत्मा से छुटकारा मिला। क्या हो अगर कोई इस एंटिटी की, किचकंडी की साधना करने लग जाए, इसको साध दे तब? आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर जिन लोगों ने भी इसे साधने की कोशिश करी है वो मर गए हैं। क्यों, कैसे, किसी को नहीं पता, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वो एक में 2 स्पिरिट होती हैं। मतलब वो एक माँ की भी स्पिरिट है, और वो एक ऐसे बच्चे की स्पिरिट है जिसे हम कच्चा कलवा भी बोलते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। मसान जिसको नहीं, पर जब वो बच्चा अभी तक दुनिया में आया नहीं तो फिर वो बच्चों की, पर भ्रूण और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं राहुल। इन द सेंस ऐसा कहा जाता है कि भ्रूण ब्रह्म की श्रेणी में आते हैं, जैसे मैंने आपको ब्रह्म राक्षस की बात बताई थी। तो इनको सिद्ध करना तो इम्पॉसिबल है, पर हाँ, अगर कोई गर्भवती महिला जल रही हो और उसकी जो हड्डी है ऑन द स्पॉट किसी ने अपने पास रख ली, और उस हड्डी पर अपना खून डालकर या फिर किसी और इंसान का खून, जिस पर उसे करना है ये सारी चीजें, उसका खून या उसका कोई भी कपड़ा डालकर लपेटकर उसके घर में रख दिया, तो किचकंडी उसको हमेशा के लिए प्रताड़ित करती है, ऐसा कहा गया है। ये सिर्फ अपनी हड्डी से जुड़ी हुई होती है। अगर वो हड्डी आपके पास है तो किचकंडी आपके साथ रहेगी, एल्स वो आपसे दूर रहेगी, ऐसा माना गया है। जिस तरह से राहुल मैंने बताया कि किचकंडी का एक हिस्सा उसकी आत्मा से जुड़ा होता है, ठीक उसी तरह जो बुरे तंत्र होते हैं, जैसे वशीकरण, इसमें भी कई सारे बुरे ओझा लोगों की चीजें चुरा कर उन पर भारी संकट ला सकते हैं। एक ऐसा ही हादसा हुआ था मेरी दोस्त के साथ, जिसको एक नहीं 3 अलग अलग आत्माओं ने वशीकरण की वजह से अपने वश में कर रखा था। हर्ष, अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने इन टॉपिकों के ऊपर बातचीत करने की शुरुआत करी थी तो मैंने आपसे बताया था, मैंने आपसे बोला था कि बहुत सारे लोग इन बातों को एसोसिएट करते हैं उन छोटे लेवल की हरकतों के साथ, जो फॉर एग्जांपल वशीकरण वाली चीजें या रिश्तों में दरार वाली चीजें। हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो लोग क्लेम करते हैं, ये कई जो तांत्रिक होते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो कुछ मंत्रों के माध्यम से या कुछ और विधि के माध्यम से वो किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं, या फिर वो उनकी प्यार मोहब्बत के नाटक करके किसी की जिंदगी में किसी प्रकार का खिलवाड़ कर सकते हैं, खलल डाल सकते हैं। तो क्या कभी इस किस्म के किसी केस से आपका मतलब? अब राहुल, अगर मैं बात करूं साधना के पर्पस पे या फिर किसी एक साधक के पर्पस पे, तो हाँ, वशीकरण एग्जिस्ट तो करता है,
और कई सारे ऐसे साधक हैं जो वशीकरण कर सकते हैं, जो विद्वेषण करा सकते हैं, यानी कि एक दूसरे में झगड़ा करवा सकते हैं। ओके। दो प्यार करने वाले आपस में प्यार कर रहे हैं और वो विद्वेषण की क्रिया उनके ऊपर करी जाए एक स्पेसिफिक उनकी कोई चीज को लेकर, तो वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ऐसा भी प्रोसीजर है, पर पुराने समय में ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ किसी की भलाई करने के लिए बनाया गया था। अब आप सोचेंगे कि वशीकरण भलाई करने के लिए कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली। लेट्स सपोज कोई लड़की है जो किसी ऐसे लड़के से प्यार कर रही है जो गैंगस्टर है, मान के चलिए। ओके। तो अब उसको तो उससे अलग होना ही पड़ेगा ना, बट इंसान नहीं समझ पाता इन सब चीजों के चक्कर में, तब वहां पर लोगों को ये इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी चीजों के लिए वशीकरण विद्वेषण बनाया गया है, पर लोग कुछ अलग यूज करते हैं। मैंने यार इनफैक्ट ये भी सुना है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बर्बाद किस्म के लोग वो प्यार मोहब्बत का झांसा दे करके जी, किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने लग जाते हैं, बहुत जादू टोने का इस्तेमाल करके। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मुझे याद है कि आप बहुत टाइम पहले ऐसी किसी केस का जिक्र भी कर रहे थे, जो शायद आपकी कोई करीबी दोस्त भी है। जी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, ये उनका ही केस था। ओके। मैं नाम और जगह दोनों बदल दूंगा बताते वक्त, ताकि प्राइवेसी किसी की ऑफ कोर्स उनकी आइडेंटिटी हम लोग रिवील वगैरह नहीं करते हैं, एग्जैक्टली। तो लोगों के लिए शायद ये जानना जरूरी है कि लोग कभी कभार कितना गिर भी सकते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में। एग्जैक्टली मतलब अब मेरी जो दोस्त थी वो जब 20 साल की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत अच्छे घर से है, उसकी शक्ल भी अच्छी है, बात करने में भी वो बहुत अच्छी है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जब वो 20 साल की थी तब वो पढ़ने के लिए बाहर गई, बैंगलोर गई। ओके। और वहाँ इनकी मुलाकात होती है एक लड़के से जो बहुत ज्यादा सुपर नेचुरली या फिर कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था इन सब चीजों को लेकर कि यार सुपर नेचुरल होता है, पैरानॉर्मल होता है, ऐसा करके समहाउ इन दोनों में प्यार हुआ। और मतलब मेरी जो दोस्त है उसने एक्सेप्ट किया उस लड़के को जैसे भी करके। उस लड़के ने बहुत कुछ ऐसा बोला जो उसकी समझ से भी परे था, बट फिर भी प्यार हो गया था अब दोनों में। तो और ये करीब 5 साल चला राहुल। ओके। इन 5 सालों में सबसे ज्यादा जो खर्च किया वो मेरी दोस्त ने ही किया उसके ऊपर। कह सकते हैं ऐसा कि वो एक भी रुपए खर्च नहीं करता था। वो समहाउ उस लड़की का फायदा उठा रहा था फाइनेंशियली। आगे आगे मुझे और भी पता चलने लगा, और वो अपना घर उसे कभी नहीं ले जाता था। जो वो घर दिखाता था वो किसी और का घर होता था। और मुझे आज भी याद है 5 साल बाद 25 साल की जब वो हुई और इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, उस लड़के ने खुद ही ब्रेकअप करा। कहता है कि मुझे नहीं रहना साथ में, ऐसा करके। खैर इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, ये दोनों अलग हुए और वो लड़का शायद मेरी दोस्त के 3 या 4 लाख रुपए लेकर चला गया था। 3-4 लाख रुपए चोरी करके भाग गया। बुंदेलखंड का था शायद वो, और वहां का वो लेकर चला गया था। खैर ये होने के बाद मेरे दोस्त की शादी वादी तय हो गई 26 साल में किसी से। अच्छा, वो बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई राहुल। ओके। और काफी हाईएस्ट डॉक्टर्स में से एक थी वो। ओके। आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो लड़का भागा तो आई थिंक काफी बुरा हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा उस लड़की का, आई थिंक। बट ऑब्वियस है, बट एक अजीब सी बात ये थी कि मैं इस लड़की से जब ये 32 इयर्स की हुई तब मिला हूँ। ये इसके पहले की कहानी है। ओके। खैर वो 26 साल की हुई और रिश्ता आया, लेकिन जो भी रिश्ते आते थे राहुल, वो या तो टूट जाते थे या तो मना हो जाता था। उनके घर वालों ने कई सारे तंत्र मंत्र करे या फिर यंत्र उनको पहनाए उस लड़की को, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ राहुल। जब ये 32 साल की हुई, जब ये बहुत सारे रिजेक्शन से जूझ चुकी थी। आप सोचो राहुल, एक ऐसी लड़की जिसकी सैलरी, मंथली सैलरी 1.5 लाख हो, जिसकी शक्ल एग्जैक्टली जिसकी शक्ल भी अच्छी है, बातचीत में भी अच्छी है, जिसके फैमिली बैकग्राउंड भी काफी रिच है, ऐसी लड़की से कौन नहीं शादी करना चाहेगा। तो जो लोग रिजेक्ट करते थे तो क्या कुछ इसको पता लगता था, लाइक क्या वो लोग आते थे, पहले देखने आते थे, डन कर देते थे, पर वो अगले ही दिन फोन करके कहते थे कि उन्हें नहीं करना है, उन्हें इससे बेहतर रिश्ता मिल गया है। कोई कुछ बहाना देता था, कोई कुछ बहाना देने लगता था। हर बार कुछ अलग अलग रीजन रहता। एग्जैक्टली। एक बार तो सब कुछ डन हो गया था, मुझे याद है। वो लड़का भी ओके कर गया था। एंगेजमेंट वाले दिन लड़के का एक्सीडेंट हो गया। ओके, मतलब और लड़का ऑन स्पॉट डेड हो गया। बात एंगेजमेंट तक पहुंच चुकी थी मतलब। एग्जैक्टली। समहाउ जब ये 30 साल की थी तब एक रिश्ता आया था और बात एंगेजमेंट तक पहुंची, लेकिन समहाउ उस लड़के का ऑन स्पॉट डेड हुआ जब वो उसके घर आ रहा था एंगेजमेंट के लिए। ओके। और ये बड़ी अजीब सी चीज थी। खैर जब वो 32 साल की हुई तब मेरी उसकी ऑनलाइन बात हुई, हम लोगों ने बात करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि इसके साथ इतनी बड़ी दिक्कत है।
मैंने उसको पूछा कि मतलब वो बहुत परेशान रहती थी कि क्या मतलब हर्ष मेरी शादी नहीं हो सकती या फिर मैं ऐसी हूँ। वो खुद को बहुत ब्लेम करती थी। और ये होने के बाद जो है उसने मुझे बताया कि उसके साथ शायद कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। लड़की को ऐसा एहसास होना शुरू हो गया था कुछ, क्योंकि जब भी वो नहाती थी राहुल, उसे ऐसा लगता था कोई उसको देख रहा है कंटिन्यू। कोई एक ऐसा फिगर है, मेल फिगर है जो उसको देख रहा है। मतलब द मोमेंट ये जब भी कपड़े उतारती थी, इसको ऐसा लगता था कि कोई ऐसा मेल फिगर है जो उसको घूर रहा है लगातार, और ये डर कर कपड़े पहन लेती थी। ऐसा होता था। इवन इन वॉशरूम अगर वो वहां पर भी होती थी, फ्रेश भी जब वो होने जाती थी, तो भी उसे ऐसा लगता था कि कोई है जो उसके बगल में बैठकर सांसें ले रहा है। उतना इंटीमेट है, उतना ज्यादा इससे अटैच है। अच्छा। फिर इसने मुझे एक सीक्रेट शेयर किया जो कि आई गेस किसी भी लड़की के लिए बहुत डरा देने वाला था। हर रात इसके साथ बहुत गलत होता था। ये जब जिस भी पोजीशन में सोती थी, अगले दिन सुबह ये किसी और पोजीशन में होती थी और इसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता था उसके इंटरनल पार्ट में। ऐसा उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब हो कैसे रहा है। जब मुझे बताया उसने, मैंने सारी चीजें देखी, जानी, समझी, उसके नाम से प्रॉपर एक पूजा करी, तब जाकर समझ में आया कि इसके ऊपर एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग स्पिरिट्स का साया है। मतलब इससे पहले कि उसकी डिटेल में जाए, अर्श आप ये बताइए, क्या उस लड़की के साथ डेली रात को कोई फिजिकल होता था? एग्जैक्टली यही होता था। जब मुझे पता चला कि वो 3 स्पिरिट हैं और उस 3 में से एक स्पिरिट ऐसी है जो ये कर सकती है, जिसको ये अथॉरिटी है कि वो इतना सब कुछ गलत कर सकती है। सॉरी, मैं नाम नहीं लूंगा उस स्पिरिट का बिकॉज ऑफ सम रीजंस। पर उसके साथ ऐसा हुआ, मुझे बहुत दुख लगा। मैंने तुरंत उसे कॉल किया और मैंने उसको बोला कि तुम परेशान मत हो, जहां पर भी हो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये चीजें बहुत ज्यादा जब होने लगी, तब हमने एक छोटी सी क्रिया करी जिसमें हमें एक आटे की गुड़िया बनानी होती है, छोटी सी। ये वुडू मैजिक नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जिसमें एक आटे की गुड़िया बनानी होती है और उस आटे में प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है ताकि उसकी आत्मा का कुछ अंश इस गुड़िया में आ सके। हम लोगों ने वही प्रोसीजर शुरू करा। करीब 7 पंडितों ने एक साथ मिलकर ये प्रोसीजर शुरू करा। और उसको अंजाम मैंने दिया। और उसके बाद उस गुड़िया की पूजा करने लगे हम। पूजा करने के बाद उसे एक मंदिर में रखा ताकि वो सेफ रहे। तो ये पूरा प्रोसीजर करने के दौरान जो वो तीनों आत्माएं बार बार हम लोगों को दिख रही थी, ग्लिच होकर, कभी किसी के रूप में तो कभी किसी के रूप में, कभी वो खुद आ जाती थी एकदम से। मतलब वो अलग अलग तरीके से उस प्रोसीजर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी वो न्यूड हो जाते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था कि मतलब वो सामने आ गए और कुछ करेंगे। और फिर इसके बाद मैंने जब उसको पूछा कि तुम्हें राहत मिली या नहीं मिली, तो उसने कहा कि अब मुझे डर लगना कम हो गया है। तो बेसिकली हमने जो प्रोसीजर करा था, उससे जो आत्माएं होती हैं, जो भी एंटिटी उस पर भेजी गई थी, जिसके जरिए भी भेजी गई थी, वो उस गुड़िया को इंसान समझती हैं। अच्छा। तो अब गुड़िया जहां जहां जा रही थी वो उनके पीछे पीछे आ रही थी। और उस गुड़िया को हमने एक शमशान में रख दिया था, ताकि हमें थोड़े दिन का समय मिल जाए समझने के लिए कि ये सब किया किसने। जैसे तैसे उन 3 आत्माओं में से एक आत्मा मुक्त हुई। और एक प्रोसीजर के दौरान जब कोई मुक्त होता है तो वो एक वादा देकर जाता है, वो एक सच्चाई बताकर जाता है आत्मा की। तो हमारे जो गुरु थे उन्होंने ये सच्चाई पूछी कि आखिर उस लड़की पर ये किया किसने। तो उन्होंने उसका नाम बताया, जो लड़का था रवि। जब मैंने अपनी दोस्त को ये नाम बताया तो वो सहम गई। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। क्या ये उसी एक्स बॉयफ्रेंड का नाम था? एग्जैक्टली ये वही बॉयफ्रेंड था जो 20 से 25 साल यानी कि 5 साल तक जो रिलेशनशिप में था। फिर मेरे गुरु ने कहा कि आज रात जब वो सोएगी तो उसे जो सपना आएगा वो उसकी सच्चाई होगी। वो सोई। अब गुरु का जो भी प्रोसीजर रहा हो उस पर पूछ नहीं सकते। उसको सपना आया। उसने राहुल 2 दिन मेरे से बात नहीं करी है। तीसरे चौथे दिन मैंने उसको छोड़ दिया। 5वें दिन मैंने उसको कॉल करी खुद। रोते हुए उसने फोन उठाया। मैंने कहा कि आखिर क्या हुआ। उसने कहा कि मैंने देखा रवि मेरी फोटो के सामने अजीब सी हरकत कर रहा है। अजीब सी हरकत? लाइक मास्टरबेट और ये सारी चीजें। और सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, वहां पर एक तरह का यंत्र बना हुआ था जिसके अंदर वो ये सब कर रहा था।
ओके, मतलब उस यंत्र के अंदर उनकी फोटोग्राफ थी और वहीं पे मास्टरबेट कर रहा था। एग्जैक्टली और इसके अलावा हम्म, वो खरगोश की बलि दे रहा था उसकी फोटो के ऊपर। ये सब उन्हें अपने सपने में दिखाई दी ये सब उसे प्रॉपर दिखाई दिया और क्योंकि आपके गुरु ने बोला था कि जो ये उसको दिख रहा है सपने में यही हकीकत है, यही हकीकत यही चल होगी। रहा है। एग्जैक्टली ओके, इसीलिए शायद उसने डर के मारे या शर्म के मारे मुझसे ये बात नहीं करी उसने। फिर उसने बताया कि वो उसकी जो अंडरवेयर है, इनरवेयर है, उसको भी उसी घेरे में रखे हुए हैं ओके, और उसके बाल को भी वहीं पर रखे हुए हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि किसी इंसान को इतना ज्यादा क्यों परेशान करना, प्रताड़ित करना। बाद में पता चला कि जब इस लड़की ने, जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था, तो इस लड़की ने कहा था कि मैं अपने माँ बाप की बात मानूंगी क्योंकि मेरे लिए वो पहले हैं। और इस Okay. इंसान को, इसके बॉयफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को यही खुन्नस थी कि ऐसा इसने क्यों कहा। और इस खुन्नस के चलते जब वो 25 साल की रही, उसने तब से उसके ऊपर ये तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू कर दिया उसकी पर्सनल चीजों के साथ। कहा जाता है जो पर्सनल चीजें होती हैं जी। उनमें जान आ जाती है कहीं ना कहीं, और उसके जरिए आप सामने दूर बैठे किसी भी इंसान के साथ गलत कर सकते हैं। ऐसा होता है। ओके, उसने किसी तांत्रिक से बात करी और अब ये प्रोसीजर वो खुद करता है। सोचिए राहुल, 25 साल से लेकर 32 साल तक उसकी शादी नहीं हुई। करीबन 7 साल तक ऐसे ही रही वो लड़की। 7 साल तक उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता आया था। किसी भी इंसान की रूह कांप जाए ये सुन के। एग्जैक्टली। इसके बाद 8 दिन का एक कड़ा प्रोसीजर होता है जो हमने करा उसके लिए। उसमें रात को शमशान में बैठना होता है और बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। अपनी सारी सिद्धियों से बात करनी होती है, बहुत उन आत्माओं से बात करनी होती है। ये सारा प्रोसीजर जब हुआ तब 8वें दिन जाकर वो मुक्त हो गई। उस लड़के को अभी पता लग पाया कि अर्श की वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं। जिस दिन आखिरी दिन था, जिस दिन इसके अंदर से सारी स्पिरिट जा रही थी, उस दिन इसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। ओके, जबकि इसके पीरियड्स ऑलरेडी आ चुके थे। उस दिन इसको इतनी ब्लीडिंग हुई कि मतलब इसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। एंड देन वो चीजें इसके अंदर से चली गई। और उसके बाद जब हमने उस लड़के के बारे में पता किया तो वो लड़का सिर्फ इसके साथ ही नहीं, उस कॉलेज में रहने वाले 2-3 और लड़कियों के साथ यही सेम चीज कर रहा था। क्योंकि सभी के हालात ऐसे ही थे। मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैंने सबके बारे में पता लगाया नहीं। और जबकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लड़कों को तो जरूर जेल के अंदर होना चाहिए। ऐसे लड़कों को तो मार ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये सब बातें कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, जैसे कि हम सुपरनैचुरल व्यू दे नहीं सकते। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे गुरु का यही कहना था कि जिसने भी इस लड़की के साथ गलत किया है उसकी मौत बहुत बदतर होगी। कि मैंने जैसे आपको बोला है, जो ये सब काला जादू करते हैं उनकी मौत बहुत गंदी होती है। जैसे ही ये सब हुआ, उसके अंदर से स्पिरिट गई। राहुल, 2 हफ्ते नहीं बीते होंगे, उसके पास एक रिश्ता आया। ओके, और वो रिश्ता एक बहुत हाई पोस्ट के इंसान का रिश्ता था। ओके। और इन दोनों की शादी हो गई। अभी वो 37 साल की है। And is she living happily शी इज now? लिविंग हैप्पीली नाउ, That's good. बट अगेन उसने मुझे एक दिन कॉल किया राहुल, पिछले साल। Okay. उसने कहा कि रवि का श्राप शायद अभी तक लगा हुआ है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। मैंने उसको बोला ये सब चीजें तो ठीक हो गई। उसने कहा कि मुझे IVF कराना पड़ेगा। IVF मतलब in vitro fertilization, as in test your baby. एग्जैक्टली। उसने सीधा मेरे को यही बोला कि अर्श, मैं माँ नहीं बन सकती। Okay, मतलब नेचुरल बर्थ नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। उसने करीबन 3 महीने 4 महीने यही करा, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो माँ नहीं बन सकती। उसका आज ही मेरे साथ, आई गेस जब मैं आपके साथ था तो फोन आया और उसने कहा कि प्लीज मेरे नए घर को देख लेना, यहाँ पर कहीं उसकी चीजें ना हो, यहाँ पर कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। Okay. तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी लालच के चक्कर में, जो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के चक्कर में न जाने क्या क्या गलत कर देते हैं तांत्रिक क्रियाओं की मदद लेकर। और उससे भी ज्यादा जरूरी अर्श में भी, हालांकि बोल के फायदे है नहीं, लेकिन फिर भी वी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पैरानॉर्मल पॉडकास्ट हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि जितने भी हमारे यंग लिसनर्स हैं, देखिए लव इज सीक्रेट, जाहिर सी बात है, प्यार मोहब्बत बहुत सीक्रेट रिश्ता होता है। एंड वी आर नोबडी टू टेल यू कि आप किसके साथ रिलेशनशिप रखें, किसके साथ ना रखें। लेकिन द थिंग दैट वी वांट टू कम्युनिकेट इज कि थोड़ा सोच समझ कर, यू नो, थोड़ा ये जान करके अगला जो इंसान है वो है कैसा, क्योंकि ये बहुत एक सीक्रेट रिश्ता है। और कई बार अगर हम इंसान की परख किए बिना उस रिलेशनशिप में चले जाएं तो उसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। एग्जैक्टली राहुल, बिल्कुल आई एग्री।
तो अर्श, इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है? यू मीन टू से कि अगर किसी लड़की के साथ या किसी के साथ भी कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो वो कैसे बच सकता है, राइट? एग्जैक्टली। मेरा सबसे पहला एक मानना यही होता है कि आप अपने इष्ट को मजबूत रखिए। मतलब अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप आस्तिक हैं, तो ये उनके लिए है जो आस्तिक हैं, बेसिकली जो पूजा करते हैं। और जो पूजा नहीं करते हैं वो अपनी विल पावर को मजबूत रखें, पहला। दूसरा, आपके साथ आपकी जो पर्सनल चीजें हैं, लाइक आपके बाल, आपका नाखून और आपके कपड़े, स्पेशली इनरवेयर्स, उसको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो या जो आपके घर वालों के अलावा कोई और है। इनफैक्ट देने की क्या ही जरूरत है, मेरा ये कहना है, क्योंकि इन सब चीजों में आपके शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जाएं निहित होती हैं। इसीलिए मेरा सबसे यही कहना है कि ये चीजें सेफ रखिए, बहुत सोच समझ कर। और उसके बाद अपने भगवान, अपने इष्ट को, अपने देवता पर भरोसा रखिए, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। राहुल, एक चीज है जो रह रहकर सबके दिमाग में घूमती है, इजीली एक्सेसिबल है कहीं पर भी और कोई भी इसे कर सकता है। इस चीज के जरिए कोई भी इंसान किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर बता सकता है, वो भी बिना किसी सिद्धि के। और वो है अपनी आत्मा को अपने शरीर से खुद की मर्जी से निकाल कर कुछ भी करा लेना। इफ आई से इन सिंपल टर्म्स, दैट वुड बी एस्ट्रल प्रोजेक्शन और एस्ट्रल ट्रैवल। अर्श, योगिक प्रैक्टिसेस में एक फिनोमेना है, एक फंडा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर जितने भी हमारे ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं जी, कभी न कभी वो इसको जरूर अपनाते होंगे, इस प्रोसेस को। उस प्रोसेस का नाम है एस्ट्रल प्रोजेक्शंस। हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रक्षेपण। सूक्ष्म प्रक्षेपण। जी, सो द होल आइडिया इज कि आपकी बॉडी, आपकी कॉन्शियसनेस कुछ देर के लिए आपकी फिजिकल बॉडी को छोड़ करके बाहर जाती है, एंड इन दैट स्टेट, इन दैट पोजीशन आप पास्ट में भी जा सकते हैं, प्रॉब्ली आप पास्ट में भी जाके चीजें देख सकते हैं। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। मैं हमेशा से बड़ा ही इंटरेस्टेड रहा हूँ, क्यूरियस रहा हूँ इन चीजों के बारे में। जैसे कि कॉमन इंसान भी, एक आम इंसान भी ये चीज कर सकता है, आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस, OBEs जिसे बोला जाता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, एस्ट्रल ट्रैवलिंग एग्जिस्ट करती है, ये 1000% कंफर्म है, क्योंकि इस इंडिया में जितने भी लोग हैं उनमें से करीब 20% लोगों को, राहुल, OBE हो चुका है। ये बहुत सारे शोध में भी शामिल है इनफैक्ट। और इसके अलावा आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे तंत्र साधक होते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आंख बंद करते हैं कुछ देर के लिए। आपने देखा होगा टैरो ट्रेडर्स या फिर कुछ ऐसे लोग, वो आंख बंद करते हैं। मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, शायद सबके अलग अलग POVs होते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आंख बंद करते हैं, अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, कहीं और भेजते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और फिर बताते हैं कि तुम्हारे घर में यहाँ पर ये है, वहां पर वो है और ऐसा ऐसा है। तो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रल ट्रैवलिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसके जरिए इंसान अपनी आत्मा को कहीं पर भी भेज सकता है। लेकिन एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के कितने मायने रहते हैं? एंड पर्सनली क्या कभी एक कोई OBE, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस किया है? यहाँ पर मैं अपना ही केस बताना चाहूंगा आउटर बॉडी एक्सपीरियंस का। तो जब मुझे पहली बार आउटर बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में पता चला या फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पता चला, सूक्ष्म प्रक्षेपण के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि ये सब एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं होता होगा। पर जब मेरे गुरु ने ये चीज मुझसे करवाई है, मुझे कई सारे तरीके बताए, विच इज वेरी प्रोमिनेंट इनफैक्ट, और बहुत जगह पर लिखे भी हैं वो तरीके। जब उन्होंने बताया ये करने को और मैंने किया, राहुल, मैं सो रहा था, मुझे आज भी याद है, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं ना बिल्कुल मतलब मर सा गया हूं। द मोमेंट ऐसा हुआ, थोड़ी देर बीती होगी, करीब 2 मिनट के बाद मैं देख रहा हूं कि मेरी बॉडी मेरे सामने है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में ऊपर उड़ता जा रहा हूं, ऊपर धीरे धीरे मेरी बॉडी जाती जा रही है। और अब समझो राहुल, जो अलमारी मेरे घर में
रखी हुई थी मेरे बेड के बगल में, उसके ऊपर क्या रखा है वो भी मुझे दिख रहा है। जो मेरे रूम में जो पंखा है उसमें जाले के ऊपर क्या है वो भी मुझे दिख रहा है। बट ये आपका हेलुसिनेशन या इमेजिनेशन नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी ये थी कि वापस से जब मैंने आंखें खोली हैं और मम्मी को बोला है कि मम्मी क्या ऊपर रेड कलर की शर्ट रखी हुई है क्या किसी की, और उसके ऊपर एक डॉल रखी हुई है। जो आपको पहले से नहीं पता था कि ऐसा कुछ है मुझे वहाँ? कुछ नहीं पता कि वो अलमारी वो कब से नहीं हुआ होगा वहां पर, क्या नहीं। तो जब ये उतार के देखा तो मैं खुद भी शॉक था कि क्या मैंने जो देखा वो सपना था या मेरा आउटर बॉडी एक्सपीरियंस था या मेरी आत्मा ने ही मुझे देखा और ये चीजें बताई। खैर ये चीजें मैंने बहुत बार अपने गुरु के सानिध्य में ही ट्राई करी और तब मुझे पता चला कि हाँ, एस्ट्रल प्रोजेक्शन नाम की भी एक चीज होती है। तो पहले हमेशा सिर्फ कमरे तक ही मेरा सिनेरियो रहता था और ऐसा लगता था कि बॉडी हमेशा ऊपर जा रही है, पर जब मैंने अपने गुरु से पूछा तब उन्होंने बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं, तुम अपनी आत्मा को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हो। ओके। जैसे हवा होती है, जी 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 तुम जी। उस हवा के जरिए इस आत्मा को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हो। वहां पर भेजने के बाद वहां की चीजों को देख कर तुम वापस भी आ सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सपनों की दुनिया के 3 मिनट हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया ड्रीम वर्ल्ड के बारे में जी। अगर वो 3 मिनट के अंदर अंदर तुम वापस नहीं आए अपने ध्यान से तो तुम ध्यान में ही मर जाओगे। एज इन जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो बाहर ही रह जाएगी। वो बाहर ही रह जाएगी और उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जहाँ तक ओबीज का बात है, जहाँ तक आउटर बॉडी एक्सपीरियंस की बात है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात है, एक केस है जो मैंने भी रिसेंटली कहीं पढ़ा था एंड प्रॉब्ली वहां से ही शायद मुझे ना इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। ये केस रिसेंटली हुआ था या फिर आपने कहीं से रिसेंटली पढ़ा है बट कहीं और हो चुका है? क्योंकि ऐसे इंडिया में कम से कम 20 से ऊपर केस रजिस्टर्ड हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर केसेस शायद उससे ज्यादा ही होंगे, लेकिन ये मैंने रिसेंटली पढ़ा था। ये आई थिंक साल 2016-17 के आसपास ये केस हुआ है। ओके एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ केटल जीन। ओके समझ गया मैं, बैंगलोर की बात है। एग्जैक्टली, ये बेसिकली बात तो एक्चुअली थिरुवनंतपुरम की है। अच्छा ओके। तो कैटल जीन बेसिकली एक यंग मैन, इज 23-24 साल का, 24 साल का लड़का था एंड थिरुवनंतपुरम से ये लोग बिलोंग करते थे। एंड ये कैटल जो है, ही हैड दिस वियर्ड थिंग, ही वाज इनटू सैटेनिक वर्शिप। वो शैतान की पूजा, शैतान की वर्शिप करता था एंड ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एस्ट्रल प्रोजेक्शंस। जहाँ तक मुझे पता है कैटल की अगर ये बात हो रही, मुझे शायद अच्छे से ना पता हो, पर शायद ये डिमोनोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंटू था और इसने 2-3 बार ये पोजीशन वाले केसेस भी करे थे अपने कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली, इसने पोजीशन के केसेस किए थे। ये डिमोनोलॉजी में बहुत ज्यादा अंदर तक इन्वॉल्व था। ऑस्ट्रेलिया में इनिशियली ये पढ़ाई कर रहा था अपनी, जहाँ पे इसका इंटरेस्ट इन सब चीजों में बढ़ा। फिर इवेंचुअली थिरुवनंतपुरम वापस आया। ओके ये एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करता था, एटलीस्ट क्लेम करता था कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करता है, मतलब आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस करता है। अपनी इस रिसर्च और डिमोनोलॉजी में जो इसका इंटरेस्ट था, इसके दौरान इसको पता नहीं कहाँ से ये अभिशेष की सेटन ने इसको बोला कि इसकी जो फैमिली है, इसकी फैमिली इसकी साधना में बाधा डाल रही है। लाइक दे आर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट दिस एंटायर प्रोसेस जो वो कर रहा था। एंड इसने बाद में एक एक्स मंगाया, एक कुल्हाड़ी मंगाई और अपने परिवार को मारने के लिए। एक रात को इसने अपनी मदर, अपनी फादर, अपनी छोटी बहन को उस कुल्हाड़ी से मार मार करके खत्म कर दिया। कहते हैं इसने अपने बाप को एटलीस्ट 24 से 25 बार उस कुल्हाड़ी से मारा। एंड बिकॉज सेटन ने उसको ऐसा करने के लिए बोला था। एंड बाद में इसने उन बॉडीज को जलाने की कोशिश करी ताकि जो बाहर लोग हैं उन्हें ऐसा मैसेज आए, ऐसा लगे कि ये घर में आग लगी थी, उस वजह से ये लोग जल गए। इसी दौरान ही इसका भांडा फूट गया और जिसके पास पड़ोसी थे उन लोगों ने आकर के बस इस चीज को रिकवर कर लिया कि ऐसा कुछ हुआ है। बाद में इसने क्लेम किया कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करता था और ये कई लोगों को हील करता था और कई लोगों को हील करने के लिए ही जो है ये सेटन की वर्शिप कर रहा था। उसके घर वाले जो है इस भले काम में, इस अच्छे काम में इसको रोक रहे थे और ये चीज सेटन को बर्दाश्त नहीं हुई। आई मीन ये भी एक फेज है आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस का।
देखिए राहुल, डेमोनोलॉजी हो गया या फिर हमारे तांत्रिक जो बुरे नीच कुल के तंत्र होते हैं, उसमें ये सारी चीजें होती हैं कि आप अपने शरीर को त्याग करके अपने आप को देख सकते हो और उससे लोगों का बुरा कर सकते हो। जैसे कि आपने डेमोनोलॉजी के अंदर बताया कि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला। ऐसा भी हो सकता है कि जिस डेमोनोलॉजी को वो फॉलो कर रहा हो, जिस भी डेमोनोलॉजी के अंडर या फिर जिस भी डीमन के अंदर वो उसको प्रे कर रहा हो, उस डीमन ने इसको ओवर पावर कर लिया हो और आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस के नाम पर इसने अपने ही परिवार वालों को मार डाला हो। ये जरूर पॉसिबल है। मे बी पॉसिबिलिटी उस बात की है। लेकिन आपने अभी सनातन की प्रैक्टिसेस की बात करी, तो मजे की बात यह है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शंस का मेंशन हमारी एपिक्स में भी आता है। एग्जैक्टली, मतलब आई एग्री विद दैट। इनफैक्ट देयर इज अ स्टोरी, महाभारत की एक स्टोरी है। कहते हैं कि जब गुरु द्रोण जो है, जब वो कौरव सेना के चीफ थे, तो वो बहुत ज्यादा लेवल पे पांडवों की सेना को मार रहे थे। तो तब पांडवों ने ये प्लान बनाया कि यार इनको ऐसे रोका जाए, इनको ऐसे रोक पाना तो बड़ा मुश्किल है। कृष्ण ने कहा कि काम करते हैं, उनका बेटा है अश्वत्थामा, ठीक है, और पांडवों की सेना में एक हाथी था जिस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। तो कृष्ण ने कहा तुम एक काम करो, भीम से बोलो इस हाथी को मार दे, और जब ये मर जाए तुम लोग शोर मचाना कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, और ये सुन करके वो सदमे में आ जाएंगे और शायद से वो मैदान छोड़ के चले जाएं। तो भाई ये प्लान बनाया गया, लेकिन युधिष्ठिर को बोला गया, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सच बोलते थे, तो उन्हें स्पेसिफिकली बोला गया कि अगर जब द्रोण आपके पास आएंगे पूछने के लिए कि अश्वत्थामा मरा है कि नहीं, आप बोल देना कि मरा है। इवेंचुअली चीज हुई, युद्ध के दौरान भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, हाथी को, और बाद में शोर मचाया, अश्वत्थामा मर गया जैसा कि इन लोगों ने प्लान किया था। जो गुरु द्रोण थे वो थोड़ी देर के लिए सदमे में आ गए, रुक गए, और पांडवों से पूछने लगे क्या ये सच है। उन्होंने सबसे पूछा और सब ने बोला कि हाँ वो मर गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर इवेंचुअली वो आए युधिष्ठिर के पास, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा तुम बताओ कि अश्वत्थामा मरा है कि नहीं। जी। युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ अश्वत्थामा मर गया है, और बड़ी धीमी आवाज में बोला, लेकिन हाथी। और उसके बाद तब पर भी जो है द्रोण बैठे युद्ध भूमि के बीचों बीच मेडिटेशन में बैठे, और उन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया, अपनी आउटर बॉडी एक्सपीरियंस किया, अपनी स्पिरिट को बाहर भेजा ये देखने के लिए अश्वत्थामा मरा है कि नहीं। और जब ऐसे हालात में जब उनकी बॉडी थी, तब आई थिंक धृष्टद्युम्न जो कि पांडवों की सेना के सेनापति थे, उन्होंने जा करके द्रोणाचार्य को मार दिया। एग्जैक्टली। तो ये एक स्टोरी है जो कि शायद कहीं ना कहीं इस बात को सिग्निफाई करती है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शंस एक पुरानी प्रोसेस है और एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली। राहुल, जो केसेस मैंने अपनी जिंदगी में करे हैं उनमें से करीब 50% केस ऐसे रहे होंगे जहां पर जो इंसान है उसने आउटर बॉडी एक्सपीरियंस अपनी मर्जी से किया है और उसके बाद उसके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगी। मैं आपको एक लड़के की बात बताता हूँ जो साधक भी नहीं था। ओके। उसको कहीं गलती से किसी किताब में ये दिख गया कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन नाम की कोई चीज होती है, और उसने पढ़ा कि क्या होता है, कैसे ध्यान करना होता है, नॉर्मली जैसे करते हैं, और उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया। ओके। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, उसने कई बार मुझसे पूछा पर मैंने बताना जरूरी समझा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेंटागन और क्या बोलते हैं बुरी चीजों को देखने के प्रति ज्यादा आकर्षित रहता था। इसके बाद इसने अपने ही घर में ये किया। मुझे आज भी याद है, मैं इसके घर पे गया था इसको बुलाने के लिए, तो ये एक सोफे पर बैठा हुआ था, आंख खोल कर। राहुल, इसकी आंखें खुली हुई थी। मैं जब इसके घर में आया, ऊपर आया, तो इसकी आंखें तब भी खुली हुई थी। जब मैंने इसको हिलाया है तो पूरा पसीना पसीना हो गया इसका शरीर एकदम से, और कहता है कि आप जब आ रहे थे तो आपने ऑटो वाले को 25 रुपए दिए थे क्या? ये कोई साधक नहीं था राहुल। मैंने इससे पूछा कि तुमने अभी अभी क्या किया है, सच बताओ। तो इसको ये लगने लगा कि इसके पास कोई सिद्धि है, इसके पास कोई सुपरनैचुरल पावर है जिसके जरिए ये देख ले रहा है। दरअसल आउटर बॉडी एक्सपीरियंस या फिर एस्ट्रल ट्रैवल जब आप करते हैं तो आपको खुद को नहीं पता होता है कि एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि हमारे ध्यान की अवस्था इतनी तेज होती नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आती है। तो इस लड़के ने इस चीज को बार बार करना शुरू कर दिया राहुल। ओके। द मोमेंट आप अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालते हैं, और भी कई चीजों से आपको डील करना पड़ता है, और भी कई सुपर नेचुरल एंटिटीज से आपको डील करना पड़ता है, जैसे शाकनी और यक्षिणियां। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो देखती हैं किसी भी इंसान के योनि परिवर्तन को करते हुए। तो एक तरीके से आप ये योनि परिवर्तित कर ही रहे हो। और वो जो लड़का था वो बार बार यही चीज करता था। वो लोगों को बताता था
बार बार कि तुमने ये किया है, तो लोग उसको बहुत मानने लगे थे, एक तरीके से विद्वान मानने लगे थे, पंडित टाइप का मानने लगे थे उसको। पर राहुल, एक दिन वो हुआ जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उनकी मम्मी का सुबह कॉल आता है राहुल, ओके। और उनकी मम्मी ने बोला कि इसने, मतलब अपने बच्चे का नाम लिया, अपने जेनिटल्स काट लिए हैं। What? एग्जैक्टली, अपने जेनिटल्स काट लिए हैं, मतलब कट कर दिए हैं अपनी जगह से। ओके। और ये होने के बाद जब मैं उससे मिलने गया तो उसने ये कहा कि मेरी मर्जी है, अगर मैं अपनी मर्जी से एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता हूं तो अपनी मर्जी से किसी भी आयाम में जाने के लिए अपने मूलाधार चक्र से जुड़ी ऊर्जा को काट सकता हूं। तो ये उसने अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए किया। उसको किसी ने ये बता दिया था कि तुम्हारा जो लिंग है उससे तुम्हारे डायमेंशंस जुड़े हुए हैं, तुम अपने लिंग से इस डायमेंशन से जुड़े हुए हो, इसलिए इस लिंग को काट दो। और ये उसको किसी एंटिटी ने बताया। ये उसको किसी एंटिटी ने बताया? 100% किसी एंटिटी ने बताया, क्योंकि इस तरह की चीजें सिर्फ डाकिनी या फिर शाकिनियां ही कहती हैं, ताकि तुम एक आयाम में पूरी जिंदगी भर के लिए फंस कर रह जाओ और उनके गुलाम बन जाओ एक तरीके से। खैर, इसने एस्ट्रल ट्रैवल करा फिर से, और इसको कोई रिग्रेट नहीं था कि इसने ऐसा करा हुआ है। ऑपरेशन हुआ इसका, ये नॉर्मल हुआ। अब एक तरीके से ये अजीब हो गया था। उसके बाद ये फिर भी एस्ट्रल ट्रैवल करता था। इसका ये मानना था कि ये हर बार ट्रैवल करता है और ये अलग अलग डायमेंशन में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता था राहुल। वो अपनी आंखें बंद करता और कहता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैंने ब्रह्मदेव को देखा है, मैंने शिव जी को देखा। वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगा था। एट द एंड उस लड़के की मौत कैसे हुई राहुल, पता है आपको? कैसे? लड़का तो नहीं अब इस दुनिया में, लेकिन उसकी मौत एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त हुई। अभी तक तो वो एस्ट्रल ट्रैवल कर नहीं पा रहा था। दरअसल में ये सब जो कर रहा था ये प्रोजेक्शन नहीं था, ये सपनों की दुनिया का एक भ्रम था जो उसको दिख रहा था। ये हेलुसिनेशन था। एग्जैक्टली। लास्ट टाइम पर जब उसने एस्ट्रल ट्रैवल किया है, रियल एस्ट्रल ट्रैवल किया है, तो इसकी आत्मा कहीं फंस कर रह गई है। मतलब ये आधा जीवित था राहुल। आधा जीवित मतलब वो कोमा में था? कह सकते हो। इसका दिल धड़क नहीं रहा था। ओके। पर ये बोल रहा था। सुनने में बहुत स्टूपिड लगता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ऐसा सिर्फ 2 मिनट के लिए कर पाया। इसकी नब्ज चलना बंद हो गई, ये मर चुका था। अचानक से उठा और बोलता है कि अब शायद मैं कभी वापस ना आ पाऊं। मैंने जो गलती करी है वो कोई ना दोहराए। ये उसने किसको बोला? ये उसने अपनी माँ को बोला। वो मर चुका था, डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया था। करीब 15 मिनट के बाद उसकी आंखें खुली हैं और उसका दिल धड़कना वैसे भी बंद हो गया था। उसने कहा कि मैंने जो किया है वो कोई और ना करे, ऐसा आप सबको बताना। एस्ट्रल ट्रैवल इतना आसान नहीं होता है राहुल। शायद उसकी आत्मा आंशिक रूप से कहीं ना कहीं फंसी होगी उसके शरीर में, जो पूरी तरीके से मुक्त ना हो पाई हो मरने के बाद। फिर वो 15 मिनट के बाद शायद उसके शरीर से हमेशा के लिए चली गई हो। फिर उसकी चिता को अग्नि दे दी गई और कभी दिखा भी नहीं किसी को। तो ये था एस्ट्रल प्रोजेक्शन का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया। एक कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे ऐसा लगता है जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है जी, एंड द टॉपिक इज ऑफ एस्ट्रल सेक्स। काफी लोग हैं जो इस चीज के बारे में बड़े क्यूरियस रहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एस्ट्रल सेक्स। कुछ टाइम पहले एक बड़ी पॉपुलर इंग्लिश एक बंगाली फिल्म आई थी जिसका नाम था कॉस्मिक सेक्स, एंड इसमें कहीं ना कहीं इस टॉपिक को छूने की कोशिश की गई थी एज एन आउटर बॉडी सेक्स। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि सेक्स और स्पिरिचुअलिटी का बहुत करीबी रिश्ता है। ओशो ने अपनी किताबों में, अपने प्रवचनों में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर हम लोग कॉन्शियसली सेक्स करें तो सेक्स इज ऑल्सो अ वे टू probably do a lot of things to activate your chakras or to आई एग्री विद दैट। और दूसरा ये राहुल की एस्ट्रल प्रोजेक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है एस्ट्रल सेक्स के अंदर। okay, but what exactly is astral sex? जब दो स्पिरिट आपस में मेल करती हैं और अपनी ऊर्जाओं को आपस में बदलती हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू, तब उसे हम एस्ट्रल सेक्स बोलते हैं। तो हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम जो रेगुलर बॉडी सेक्स होता है उससे? ऐसा कहा जाता है कि जब ऊर्जा का ऊर्जा में कनेक्शन होता है तो वहां पर चीजें बहुत ज्यादा, यानी कि आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा यूनिवर्सल हो जाता है
ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी गुरु के अंडर में नहीं करते हैं इसको, मतलब गुरु के सानिध्य में प्रॉपर सीख के एस्ट्रल प्रोजेक्शन, उसके बाद इसे अपना पर्सनली नहीं करते हैं, तो फिर ये गलत होता है। और आई डोंट रिकमेंड एनीवन कि वो एस्ट्रल सेक्स पर जाए, वरना उसको और उसके पार्टनर दोनों को सुपरनैचुरली और पैरानॉर्मली जान का खतरा है। पैरानॉर्मली जान का खतरा है? बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा कैसे? कहा जाता है कि आपने भी कई बार सुना होगा कि मुस्लिम धर्म में जब भी फर्स्ट नाइट होती है तो वो लोग कलमे पढ़ते हैं, राइट? ओके। एक दूसरे के साथ सेक्स करने से भी पहले उनके में कलमे अंकित है, ताकि तुम्हारे शरीर में कोई और आत्मा ना आकर उस इंसान से सेक्स कर ले। इसीलिए शायद हमारे यहाँ शादियों में इतने रिचुअल्स होते हैं, ताकि हमारा शरीर प्योर हो जाए और उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा ना समा पाए। एस्ट्रल प्रोजेक्शन इस हद तक भी खतरनाक हो सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल भी तभी कारगर होते हैं जब आपका ध्यान अच्छा हो। जैसा मैंने पहले बताया कि इन सारी सिद्धियों और साधनाओं में हमेशा से एक ही चीज कॉमन रही है, और वो है एक ऐसी जगह जहां से इन सारी शक्तियों का आगमन हुआ है, उनका आना हुआ है, जहां दो अलग अलग दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, जहां पर अच्छी और बुरी दोनों ऊर्जाएं रहती हैं और हर साधक को उसकी सिद्धि मिल जाती है। और वो जगह है शमशान घाट।